आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन अर्थशास्त्र की दुनिया में इसने दशकों तक तूफान मचा रखा है। सवाल ये है, हम और आप अपने पास कैश यानी नकद पैसा क्यों रखते हैं? और ये सवाल सिर्फ हमारे बटुए तक ही सीमित नहीं है। कंपनियां, सरकारें, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इस एक सवाल पर टिकी है। सही बात है। लोग कितना पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, ये सीधे सीधे महंगाई, ब्याज दरों और देश की तरक्की तक को तय करता है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे इस विचार के विकास की एक बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह की कह सकते हैं जासूसी कहानी है। हम शुरू करेंगे एक बहुत ही सीधे साधे सस्पेक्ट से, अर्विंग फिशर, जिनके लिए पैसा सिर्फ लेन देन का एक जरिया था। फिर देखेंगे कि कैम्ब्रिज के जासूसों ने इसमें एक मनोवैज्ञानिक एंगल कैसे जोड़ा। और फिर कहानी में एंट्री होगी जॉन मेनर्ड कीन्स की, जिन्होंने पूरी बाजी पलट दी। और कहानी वहां भी खत्म नहीं होगी। हम देखेंगे कि कैसे टोबिन, बाउमोल और मिल्टन फ्रीडमैन जैसे विचारकों ने इस गुत्थी को और सुलझाया या शायद और उलझा दिया। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि पैसे की इस पहेली की परतें कैसे खुलती हैं। तो शुरुआत करते हैं अर्विंग फिशर से। उन्होंने एक मशहूर समीकरण दिया, MV = PT। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका आइडिया क्या है? आइडिया बहुत ही मैकेनिकल है। M मतलब मनी सप्लाई, यानी अर्थव्यवस्था में कुल कितना पैसा है। V है वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी 1 रुपया 1 साल में औसतन कितनी बार हाथ बदलता है। ओके। P है प्राइस लेवल, चीजों की औसत कीमत। और T है टोटल ट्रांजैक्शंस, यानी कुल कितने सौदे हुए। तो फिशर बस ये कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था में जो कुल खर्च है, यानी MV, वो हमेशा कुल सौदों के मूल्य यानी PT के बराबर होता है। एक मिनट, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा गांव है जहां कुल 1000 रुपए हैं। ये हुआ M। ठीक है। और वहां हर रुपया साल में 5 बार खर्च होता है, मतलब कभी सब्जी खरीदने में, कभी मजदूरी देने में। तो ये V हुआ। तो गांव में साल भर का कुल खर्च हुआ 5000 रुपए। बिल्कुल सही। अब मान लीजिए उस गांव में साल भर में कुल 100 चीजें बनती और बिकती हैं। ये T हो गया। तो फिशर के समीकरण के हिसाब से हर चीज की औसत कीमत P 50 रुपए होगी, यानी 5000 को 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, ये तो गणित हुआ, पर इसका असली मतलब क्या निकला? मतलब अगर कल को सरकार और नोट छाप दे, M को बढ़ा दे, तो क्या चीजें बस महंगी हो जाएंगी? क्या ये इतना सीधा है? यही फिशर का सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद निष्कर्ष था। फिशर मानते थे कि V यानी लोगों के खर्च करने की आदत और T यानी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता, ये शॉर्ट रन में स्थिर रहते हैं। अच्छा, वो आसानी से नहीं बदलते। हाँ, तो अगर आप M को दोगुना करेंगे तो समीकरण को बैलेंस करने के लिए P को यानी कीमतों को भी दोगुना होना ही पड़ेगा। अच्छा, तो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स वाली जो कहावत है, वो यहीं से आती है। लेकिन इसमें मुझे एक बात खटक रही है। क्या? यह सिद्धांत सिर्फ पैसे के चलते रहने की बात करता है। ये इस बारे में कुछ नहीं कहता कि लोग पैसा रोक कर क्यों रखते हैं। मतलब मैं अपनी तनख्वाह का सारा पैसा पहले ही दिन तो खर्च नहीं कर देता। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। फिशर का मॉडल एक पाइप की तरह था, जिसमें से पानी लगातार बह रहा है। वो ये नहीं समझा पाया कि लोग अपने पास एक बाल्टी में पानी जमा करके क्यों रखते हैं। उनका पूरा ध्यान पैसे के फ्लो पर था, उसके स्टॉक पर नहीं। वो पैसे की मांग के पीछे के मानवीय इरादे को पूरी तरह नजरअंदाज कर गए। और इसी कमी ने कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों के लिए दरवाजा खोला। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एल्फ्रेड मार्शल और AC पिगू जैसे लोगों ने कहा, एक मिनट रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। उन्होंने क्या अलग कहा? उन्होंने कहा कि लोग अपनी आय का एक हिस्सा जानबूझकर कैश के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं, सुविधा के लिए, किसी अनपेक्षित खर्च के लिए, एक तरह की सुरक्षा की भावना के लिए। अच्छा, तो उन्होंने फोकस को पैसा कितनी तेजी से घूम रहा है से बदलकर लोग अपनी आय का कितना हिस्सा अपने पास रखना पसंद करते हैं। मतलब पाइप वाली एनालॉजी से हटकर बाल्टी वाली एनालॉजी पर आ गए। एकदम सही। उन्होंने एक नया और ज्यादा सरल दिखने वाला समीकरण दिया, M = KPY। यहाँ M वही मनी सप्लाई है, P प्राइस लेवल है और Y अब रियल नेशनल इनकम है। और ये K क्या है? सबसे जरूरी चीज है K। K आय का वो हिस्सा है जो लोग कैश में रखना चाहते हैं। तो जहां फिशर V यानी वेलोसिटी की बात कर रहे थे, कैम्ब्रिज K यानी कैश रखने की इच्छा की बात कर रहा था। तो इसमें पहली बार मानवीय व्यवहार और मनोविज्ञान को जगह मिली। K इस बात पर निर्भर करेगा कि लोगों की आदतें कैसी हैं, बैंकिंग सिस्टम कितना अच्छा है, उन्हें भविष्य की कितनी चिंता है, ये सब। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था।
इसने मनी डिमांड को एक मैकेनिकल प्रक्रिया से निकालकर एक व्यवहारिक चुनाव बना दिया। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ी चीज गायब थी। क्या? ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट। सोचिए, अगर बैंक आपको आपके पैसे पर 10% ब्याज दे, तो क्या आप उतना ही कैश अपनी तिजोरी में रखेंगे जितना 1% ब्याज मिलने पर रखते? नहीं, शायद नहीं। कैम्ब्रिज की थियोरी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। अच्छा, तो अब तक की दोनों थियोरीज में इंटरेस्ट रेट का कोई जिक्र ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग कितना पैसा रखेंगे, इस पर ब्याज दर का कोई असर ही ना हो? इसी सवाल ने जॉन मेनार्ड केन्स के लिए दरवाजा खोला और यहां से पूरी कहानी ही बदल गई। केन्स ने कहा कि कैश रखने के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 इरादे होते हैं। ओके, ये 3 इरादे क्या थे? पहला तो सीधा साधा है, ट्रांजैक्शंस मोटिव। रोज के खर्चे चलाने के लिए दूध, सब्जी, किराया, ये आपकी इनकम पर निर्भर करता है। ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, सीधा हिसाब है। बिल्कुल। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। अचानक कोई जरूरत आ पड़े, जैसे गाड़ी खराब हो जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी, इसके लिए भी आप कुछ पैसा अलग रखते हैं। ये भी ज्यादातर इनकम पर ही निर्भर करता है। ये दोनों तो समझ में आते हैं, ये कैम्ब्रिज के कावाली आइडिया से मिलते जुलते हैं। लेकिन केन्स का असली धमाका तो तीसरा मोटिव था, है ना? हाँ, उनका जो क्रांतिकारी आइडिया था वो था स्पेक्युलेटिव मोटिव। केन्स ने कहा कि लोग पैसा सिर्फ खर्च करने या बचाने के लिए नहीं, बल्कि सट्टा लगाने के लिए भी रखते हैं। वो भविष्य को लेकर अनुमान लगाते हैं और उससे फायदा कमाने की कोशिश करते हैं। सट्टा मतलब शेयर बाजार जैसा कुछ? उस समय के हिसाब से सोचें तो उनका मतलब था बॉन्ड से। उन्होंने कहा कि लोगों के पास 2 विकल्प हैं, या तो कैश रखें जिस पर कोई रिटर्न नहीं मिलता, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदें जिस पर ब्याज मिलता है। और यहीं पर इंटरेस्ट रेट खेल में आता है। कैसे? जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो बॉन्ड्स पर ज्यादा कमाई होती है। साथ ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि बॉन्ड की कीमत कम है, तो लोग कैश छोड़कर बॉन्ड्स खरीदते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है? तब लोगों को लगता है कि अब इससे नीचे तो क्या ही जाएगा, भविष्य में तो ये बढ़ेगा ही। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पुराने कम ब्याज वाले बॉन्ड्स की कीमत गिर जाती है। अच्छा, तो नुकसान हो सकता है? हाँ, और इसी नुकसान के डर से लोग अपने बॉन्ड्स बेचकर कैश लेकर बैठ जाते हैं। वो इंतजार करते हैं कि जब बॉन्ड की कीमतें और गिरेंगी तब खरीदेंगे। बाप रे, तो आप कह रही हैं कि एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जब ब्याज दर इतनी कम हो जाए कि हर कोई सिर्फ कैश लेकर बैठना चाहेगा, क्योंकि सबको लगता है कि अब तो नुकसान ही होना है। बिल्कुल, और इसी को कीन्स ने लिक्विडिटी ट्रैप कहा। एक ऐसा दलदल जहां सेंट्रल बैंक सिस्टम में चाहे जितना पैसा डाल दे, लोग उसे खर्च या निवेश करने के बजाय क्या कहते हैं, गद्दे के नीचे दबा लेंगे। तो ऐसे में ब्याज दर और नीचे नहीं जाती। करेक्ट। और मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरह बेअसर हो जाती है। ये 1930 की महामंदी का उनका विश्लेषण था। ये तो एक बहुत बड़ी और डरावनी बात है, मतलब सेंट्रल बैंक के हाथ पैर बन जाना। हाँ, तो केन्स ने मनी डिमांड को एक अस्थिर और अप्रत्याशित चीज बना दिया जो लोगों के डर और उम्मीदों पर चलती है। हाँ, उन्होंने इसे एक मनोवैज्ञानिक चीज बना दिया। लेकिन उनके बाद के अर्थशास्त्रियों को लगा कि केन्स ने बात तो सही पकड़ी, पर उसे पूरी तरह समझाया नहीं। जैसे विलियम बाउमोल ने कहा कि इंटरेस्ट रेट का असर सिर्फ सट्टेबाजी पर ही क्यों, रोजमर्रा के खर्चों पर भी पड़ना चाहिए। वो कैसे? रोज के खर्चों का ब्याज दर से क्या लेना देना। बाउमोल ने बात की इन्वेंट्री मैनेजमेंट की समस्या की तरह। ये कुछ ऐसा है जैसे हम सोचते हैं कि अपने यूपीआई वॉलेट में कितना पैसा रखें कि रोज के चाय समोसे का काम चल जाए। हाँ, बिल्कुल। और कितना पैसा बैंक के एफडी में डाल दें ताकि उस पर ब्याज मिले। हाँ। अगर आप सारा पैसा वॉलेट में रखेंगे तो ब्याज का नुकसान होगा, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और अगर बार बार एफडी तोड़वाएंगे? हाँ, अगर आप रोज रोज एफडी तोड़वा कर वॉलेट में पैसे डालेंगे तो शायद आपको कुछ पेनल्टी या असुविधा होगी। हाँ। वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ये तो बिल्कुल सही उदाहरण है। तो हम इन दोनों लागतों के बीच एक संतुलन खोजने की कोशिश करते हैं। बामोल ने इसी दुविधा को एक फॉर्मूला में डाल दिया और साबित किया कि ट्रांजैक्शंस के लिए रखी जाने वाली नकदी भी इंटरेस्ट रेट पर निर्भर करती है। जब ब्याज दरें ज्यादा होती हैं तो हम कम कैश वॉलेट में रखते हैं और ज्यादा पैसा एफडी में। यानी केन्स का जो ट्रांजैक्शंस मोटिव था वो भी इंटरेस्ट रेट से प्रभावित होता है। कमाल है। और फिर जेम्स टोबिन आए, उन्होंने इसमें क्या नया जोड़ा? टोबिन ने केन्स के या तो कैश या बॉन्ड वाले विचार को चुनौती दी। उन्होंने कहा, असल जिंदगी में लोग ऐसा नहीं करते। कोई भी निवेशक अपनी सारी संपत्ति या तो सिर्फ कैश में नहीं रखता या सिर्फ बॉन्ड्स में। लोग अपनी दौलत को फैलाते हैं,
जिसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते। बिल्कुल। टोबिन ने कहा कि ये रिस्क और रिटर्न के बीच का खेल है। कैश में रिस्क शून्य है तो रिटर्न भी शून्य है। बॉन्ड्स में रिटर्न है लेकिन रिस्क भी है, कीमतें गिर सकती हैं। तो एक समझदार निवेशक अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से इन दोनों का एक मिश्रण, एक पोर्टफोलियो बनाता है। तो लिक्विडिटी ट्रैप का क्या हुआ? टोबिन के अनुसार केन्स का लिक्विडिटी ट्रैप जैसा कोई चरम बिंदु नहीं आता जहां हर कोई सिर्फ कैश लेकर बैठ जाए। लोग हमेशा थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन करेंगे ही। तो बाउमुला और टोबिन ने केन्स के विचारों को और ज्यादा जमीनी और यथार्थवादी बना दिया है। लेकिन अब तक की कहानी में एक चीज कॉमन है कि मनी डिमांड अस्थिर है, जटिल है और लोगों की मनोदशा पर बहुत निर्भर करती है। क्या किसी ने इसका विरोध नहीं किया? किया, और बहुत जोरदार तरीके से किया, और वो थे मिल्टन फ्रीडमैन। उन्होंने इस पूरी बहस को एक नए सिरे से शुरू किया और क्वांटिटी थ्योरी को एक आधुनिक रूप दिया। फ्रीडमैन का नजरिया केन्स से कितना अलग था? जमीन आसमान का फर्क था। फ्रीडमैन ने कहा, सबसे पहले तो ये भूल जाइए कि पैसा रखने का फैसला सिर्फ आज की इनकम पर निर्भर करता है। पैसा रखने का फैसला सिर्फ आज की इनकम पर निर्भर करता है। ये आपकी परमानेंट इनकम पर निर्भर करता है। हाँ, परमानेंट इनकम मतलब आपकी लंबी अवधि की औसत अपेक्षित आय। एक सेल्समैन जिसकी इनकम हर महीने ऊपर नीचे होती है और एक सरकारी कर्मचारी जिसकी तनख्वाह फिक्स है, दोनों की आज की इनकम भले ही बराबर हो पर उनकी परमानेंट इनकम अलग है और इसीलिए उनका पैसा रखने का व्यवहार भी अलग होगा। ये तो बहुत गहरा बिंदु है, क्योंकि परमानेंट इनकम आज की इनकम के मुकाबले ज्यादा स्थिर होती है। और इसीलिए फ्रीडमैन का पहला निष्कर्ष था कि मनी डिमांड भी ज्यादा स्थिर और प्रिडिक्टेबल होती है। ये केन्स के विचार के ठीक विपरीत था। दूसरा, फ्रीडमैन ने कहा कि पैसे का विकल्प सिर्फ बॉन्ड नहीं है। लोग अपनी दौलत को बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, यहाँ तक कि खुद की शिक्षा और हुनर यानी ह्यूमन कैपिटल में भी लगाते हैं। अच्छा, तो मनी डिमांड इन सभी चीजों पर मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है। तो उनका सबसे बड़ा और प्रभावशाली योगदान क्या था? उनका सबसे बड़ा और प्रभावशाली निष्कर्ष ये था कि मनी डिमांड का फंक्शन यानी पैसे की मांग को तय करने वाले कारक बेहद स्टेबल हैं। ये अस्थिर नहीं है। अगर वो स्टेबल हैं तो? अगर लोगों की पैसे रखने की आदतें स्थिर और अनुमान लगाने योग्य हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब निकलता है। और वो क्या है? उसका मतलब है कि अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को नियंत्रित करे, तो उसका अर्थव्यवस्था पर एक सीधा और प्रेडिक्टेबल असर होगा। फ्रीडमैन के हिसाब से इन्फ्लेशन को काबू करना बहुत सीधा है, बस मनी सप्लाई की ग्रोथ को कंट्रोल करो। ये विचार 70s और 80s में इतना प्रभावशाली था कि यूएस फेड समेत दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने महंगाई से लड़ने के लिए इसे अपनाया। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, इसने असल में इकोनॉमिक पॉलिसी की दिशा बदल दी। तो हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुँच गए? फिशर के एक सीधे साधे मैकेनिकल समीकरण से, जहां पैसा सिर्फ लेन देन का एक औजार था। फिर कैम्ब्रिज ने उसमें मानवीय इच्छा को जोड़ा। केन्स ने ब्याज दरों, अनिश्चितता और मनोविज्ञान को केंद्र में लाकर इसे एक जटिल व्यवहार बना दिया। और बाउमॉल और टोबिन ने उसे लागत और जोखिम के हिसाब से एक पोर्टफोलियो चॉइस की तरह दिखाया। और अंत में फ्रीडमैन ने आकर कहा कि नहीं, ये सब उतना जटिल नहीं है, ये दौलत का एक स्थिर और अनुमान लगाने योग्य हिस्सा है। हर सिद्धांत अपने से पहले वाले की किसी कमी को पकड़ता है और कहानी में एक नया अध्याय जोड़ता है। ये पूरी यात्रा पैसे को सिर्फ एक कागज के टुकड़े से एक जटिल आर्थिक और मनोवैज्ञानिक एसेट के रूप में देखने की यात्रा है। बिल्कुल। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हम अब क्रिप्टोकरेंसी, यूपीआई और डिजिटल वॉलेट्स के युग में जी रहे हैं, जहां पैसा पल भर में एक रूप से दूसरे में बदल सकता है और बैंक जाने की जरूरत ही खत्म हो गई है। ऐसे में पैसा रखने का असली मतलब क्या है? क्या ये पुराने सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? ये शायद इस कहानी का अगला अध्याय है जो अभी लिखा जा रहा है, और इन सिद्धांतों को समझे बिना हम उस नए अध्याय को समझ ही नहीं सकते।